इस शाम में आप सबका स्वागत है। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय एनजे पार्टनर्स जिन्होंने आज आपको इस इवनिंग में इस एसआईपी के इन्वेस्टमेंट की चर्चा में आपको बुलाया है। राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। हम सभी को पता है, हम मोस्ट ऑफ अस बहुत सारे लोग हम लोग एसआईपी करते ही होंगे एंड बहुत सारे लोग हम लोगों ने एसआईपी के थ्रू काफ़ी वेल्थ क्रिएट भी की होगी। हमारा एक एंडेवर है, एनजे का एक एंडेवर है और एनजे इस इन दिस एंडेवर में लोगों को हर घर तक एसआईपी पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। राइट, सो आज हमारा ये सेशन हम एक काफ़ी सीनियर आदमी के साथ कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम नीलाश शर्मा है। आई एम द सीनियर रीजनल मैनेजर बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़ फ्रॉम एनजे वेल्थ, and today we have with us a very senior person who is going to talk on SIP investment, right? Basically on mutual fund investment. So हमारे साथ हैं एक कंपनी के CEO मिस्टर कैलाश कुलकर्णी, who is the CEO of HSBC म्यूचुअल फंड। यदि मैं कैलाश सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रेजेंट करूं, राइट, सो ही हैज गॉट more than 33 years of experience. Currently he is the CEO of HSBC म्यूचुअल फंड। कुलकर्णी साहब जो हेड करते हैं करेंटली ऑल द की बिजनेस वर्टिकल्स को हेड करते हैं, सारी लीडरशिप पोजीशंस को हेल्ड करते हैं एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड ही हैज बीन टॉप मोस्ट लीडर इन द एसेट मैनेजमेंट स्पेस इन हिज प्रीवियस रोल when HSBC was L&T mutual fund. So he was a CEO in L&T mutual fund as well, and therein he was responsible for driving the overall business growth of the asset management company. He also led the marketing initiative for L&T Financial Services. In his total 33 years experience, right, 28 years of his work axis across the BFSI sector, right. He was a member of the SEBI Mutual Fund Advisory Committee and was on the board of AMFI. He had also headed the Financial Literacy Committee for AMFI in the past. Mr. Kulkarni is a management graduate from the Institute of Management Development and Research. He left to travel the world and is passionate about the adventure sports. Right. So with this, without wasting too much of the time, let me invite Mr. Kailash Kulkarni for the session to take forward. So welcome to the board, sir. Thank you. थैंक यू और सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो एनजे के साथ वार्तालाप करने में हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि हम लोगों ने एनजे से काफ़ी कुछ सीखा है, स्पेशली जब लोग सिप्स के बारे में बात भी नहीं करते थे 15-20 साल पहले, तब एनजे 15 साल का सिप ये प्रमोट करता था। और मेरे हिसाब से आज के दिन में सिप ये एक सामान्य लोगों के लिए एक तरीका हो गया है इस मार्केट में निवेश करने का, और काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो एक छोटा प्रयास रहेगा कुछ स्लाइड्स में बताने के लिए कि सिप सही क्यों है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो चीज होती है जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप समझ लो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, आप रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन जो पेपर में छपता है वो आप मत जाओ उस आंकड़े पे, पर अगर आप 7% इन्फ्लेशन गिन के चलेंगे जो एवरी हाउस होल्ड को इम्पैक्ट करती है, तो आज का जो 30,000 रुपए है वो 20 साल के बाद वो 1,16,000 रुपए बढ़ेगा 7% के हिसाब से। माने आज अगर कुछ चीज आप 30,000 में खरीद सकते हो, वही चीज 20 साल के बाद वो 1,16,000 आपको देने पड़ेंगे खरीदने के लिए। तो ये जो है इन्फ्लेशन, अगर हम ऐसे कहीं निवेश नहीं करें जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हम कमा सके तो अपना नुकसान हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट देखें, अगर कोई 1 लाख की चीज हो आज के दिन में, तो 5 साल में करीबन 71,000 हो जाती है और 50,000 हो जाती है 10 साल में, और 20 साल के बाद उसकी न्यूनतम वैल्यू जो है वो सिर्फ 25,800 रुपए कुछ रह जाती है। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम पैसे एकदम सेफ रख सकते हैं जहाँ 3%, 4% या 5% रिटर्न हो, बट बहुत सेफ्टी मिलती है। और उससे क्या होता है कि आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से कम होता है, और इन्फ्लेशन से कम होगा इसका मतलब है कि आपका जो निवेश है या लक्ष्य है
वो आप मीट नहीं कर पाओगे। ये बहुत क्रिटिकल है समझने के लिए कि इन्फ्लेशन से ज्यादा जो रिटर्न्स देते हैं, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। और एक जो कैटेगरी है इक्विटी कैन हेल्प बीट इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हिस्टोरिकल डेटा भी बताता है और हमारे हिसाब से आगे जाके ये वैसे ही रहने वाला है। तो सिप्स जब हम करते हैं, एसआईपी जब करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, हम लोग एक तय करते हैं कि हम एक अमाउंट हर महीने एक प्रोडक्ट में निवेश करेंगे। तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, गोल बेस्ड कर सकते हैं। जैसे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि 3 साल या 5 साल में आपको कहीं छुट्टी पे जाना हो या आपको कार खरीदनी हो। और लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं कि आपके बच्चों के, बहुत छोटे बच्चे होंगे तो उनके 18 साल बाद यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हो, या शायद आपका रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग हो। उसके लिए आपको ठीक से प्लान करना होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं, इक्विटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें निवेश करना। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स दिखाए हैं, जहाँ पे राघव जो है वो सोच रहा है कि 3 साल में उसकी शादी हो जाएगी और उसको एक बढ़िया सा जगह जाना है हनीमून के लिए उसके बीवी के साथ, तो वो थोड़े पैसे निवेश करता है 11,000 पर मंथ। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उसको लक्ष्य पूरा हो जाता है कि उसको 5 लाख के करीब चाहिए रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का गोल है और आप कैसे निवेश कर रहे हैं। और हमारे हिसाब से जितना लॉन्ग टर्म गोल्स हो उतना अच्छा रहता है। सिप के द्वारा अगर आप उसके लक्ष्य के तरफ चलने लगे। तो जैसे हमने राइट साइड में बताया, लॉन्ग टर्म गोल्स में चिल्ड्रन एजुकेशन है। तो अगर हमने देखा है कि पिछले 10-15 सालों में 12.62% ये CAGR मिला है, तो अगर यही CAGR, ऑल्दो गारंटी नहीं दे सकता है कोई भी कि वही CAGR रहेगा, पर अगर ये CAGR के हिसाब से, निशा और आदित्य का हमने एग्जाम्पल दिया है जहाँ 10,000 रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है पर मंथ पर 15 साल, तो वो 50 लाख जो है वो आराम से उनका गोल अचीव होने में संभल हो सकता है। इससे ये हो जाता है कि उनके बच्चों को जो एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा वो आपने ठीक से प्लानिंग करके रेडी रखा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड और SIP वो कैसे किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और कैसे आपने करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स होते हैं जो प्योरली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। फिक्स्ड इनकम फंड्स रहते हैं जो बॉन्ड मार्केट में निवेश करते हैं। हाइब्रिड होता है जो दोनों इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन रहता है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है, जैसे कोई रिटायरमेंट के लिए है या चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए है, इस टाइप के भी स्कीम्स है। और इंडेक्स फंड रहता है तो जिनको ज्यादा इक्विटी मार्केट के बारे में नहीं समझ में आता है, वो सिंपल इंडेक्स तो सभी लोग ट्रैक करते हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, तो आप सीधा इंडेक्स फंड में उसको निवेश कर सकते हैं। ये इसका अर्थ ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि शॉर्टर द गोल आपका होगा, अगर 1 साल 3 साल के गोल होगा तो सिर्फ इक्विटी में निवेश करना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी में रिस्क रहता है, इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहती है। 1 से 3 साल में इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, तो आपका लक्ष्य जो है वो शायद पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको हाइब्रिड फंड्स या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, उस टाइप के प्लान्स चूज करने होंगे। और आपको अगर लॉन्ग टर्म है, 10 साल के ऊपर वाला प्लान है, तो जरूर आप उसमें इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं। और SIP के बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुपी कॉस्ट है। पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि SIP का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो डिसिप्लिन लाता है। चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो, आपने क्योंकि ऑलरेडी एक मैंडेट साइन किया है कि मेरे बैंक में से 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 10,000 रुपए डेबिट होंगे उस तारीख को, तो वो हो जाता है। तो इमोशनली जो अपने को जब मार्केट ऊपर नीचे होता है हम लोग डर जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं। इट टेक्स अवे दिस मेथड ऑफ माइंड एंड एंश्योर्स दैट देयर इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बनाए रखता है SIP।
और जब मार्केट गिर जाता है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि एनएवी डाउन है, और जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको यूनिट्स कम मिलते हैं। इसको बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, एंड दैट इज बीन द मोस्ट इम्पैक्टफुल एडवांटेज ऑफ अ एसआईपी एज वी गो अहेड। तो हम लोग मार्केट टाइमिंग नहीं करते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब मार्केट, जैसे पिछले 4-5 महीनों में हमने देखा कि मार्केट गिर गया था, तो एक डर सा रहता है कि अभी निवेश करें या मार्केट और गिरने वाला है, क्या हो रहा है वर्ल्ड में समझ में नहीं आता है, तो हम लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पे बिकॉज हमने मैंडेट साइन किया है, हम लोग मार्केट टाइम नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट्स। कंपाउंडिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और बड़े लोगों ने बोला है कि दिस इज कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी कंपाउंडिंग क्या होता है, जब हम पैसे निकाल के कोई 2% या 3% या 4% वाले प्रोडक्ट में डालते हैं तो हम उसका नुकसान उठाते हैं। तो यू आर नॉट लेटिंग योर मनी ग्रो इन द मैनर इट इज सपोज टू ग्रो। तो आपने 100 रुपए डाला, आपको 10% रिटर्न आया तो वो 110 होता है, पर आपने एक और साल रखा और उधर भी आपको 10% आया तो 120 नहीं होता है, 121 पॉइंट समथिंग हो जाता है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिल रहा है। तीसरी चीज, लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इक्विटी इज ऑलवेज आउट परफॉर्म इन्फ्लेशन। तो एसआईपी का बेनिफिट है कि आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं। अगर आप पिछले 10, 15, 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली एसआईपी, इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी हैज बीटन इन्फ्लेशन। और जैसे मैंने ऑलरेडी डिसिप्लिन के बारे में कहा है, ऐसे ये मेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जहां वो इंश्योर करता है कि हमें चाहे कुछ भी हो मार्केट में, हम लोग एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से जाए। तो अगर हम देखें तो किस हिसाब से हमने एसआईपी में निवेश करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 3,000 डालूंगा या 5,000 डालूंगा या 1,000 रुपए डालूंगा। आई थिंक वैसा नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी कमाई, चाहे वो बिजनेस इनकम हो या दूसरा कोई इनकम हो या सैलरीड इनकम हो, 100 रुपए है और आपका खर्चा 40 रुपए है, तो आपके बचते हैं 60 रुपए। उस 60 रुपए में से मेरे हिसाब से 10-15% छोड़ के बाकी सब जो है वो आपने एसआईपी के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हमें लगता है कि 5,000 बहुत हो जाता है, बट वैसा नहीं है। कभी कभी अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस का मतलब है कि आप पिक्चर देखने जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, हॉलीडे पे जाओ, वो सब फैक्टर इन करने के बाद जो पैसा बचता है, शायद 10% आप सेफ्टी के लिए रख सकते हो, बाकी सब तो हमने ये देखा है कि अगर हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो जो लोग 3,000 का एसआईपी कर रहे थे वो आराम से 6, 7, 8,000 का एसआईपी कर सकते हैं, और जो लोग 5 और 10,000 का एसआईपी कर सकते हैं उनका भी एसआईपी वैल्यू बढ़ जाता है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मैंने जो पिछले स्लाइड में आपसे बात की थी, तो ये सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, एनएवी 20 रुपए का था, तो आपको 500 यूनिट मिलते हैं। पर वही 10,000 रुपए अगर एनएवी 10 रुपए का है तो आपको 1,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर इसका एवरेज किया तो आप देखोगे कि आपको 13.5 से थोड़ा कम 13.33 एनएवी आपको मिल जाते हैं और आपको यूनिट्स बढ़ते हैं। ये द लॉन्गर द टाइम फ्रेम विच इज देयर, आपका बेनिफिट बढ़ते ही जाता है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है, ये हमने सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मार्केट्स कभी एक लाइन में आगे नहीं बढ़ता है। मार्केट में ऊपर नीचे, ये तो मार्केट का स्वभाव होता है। कोई भी अगर हम वर्ल्ड इवेंट देखें या इंडिया में कुछ हो तो हम हमेशा देखते हैं कि मार्केट्स विल बी इन अ बुल फेज और अ बेयर फेज, जो आप सब लोग समझते हो। अगर आप देखें 2003 से 2007 ये पीरियड देखे, लोग बोलते हैं एक बहुत बड़ा बुल फेज था, सेंसेक्स करीबन 50% ऊपर गया था, तो लोगों ने काफी पैसे कमाए थे। पर इस दौरान भी ऐसे 4 समय आए थे जहां एक्चुअली सेंसेक्स 10% से 29% गिरा था इसी समय में। पर क्योंकि आप
डटे रहें, आपने पैसा निकाला नहीं, आप कंटिन्यू करते गए सिप। आप अगर देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब मार्केट गिरा था 2008 में, उसके बाद मार्केट बढ़ता गया, और फिर आपने देखा कोविड के टाइम में एक बहुत बड़ा गिराव है 2020 में, जहां पे इलेक्शन रिजल्ट्स और बहुत डिमोनेटाइजेशन, इलेक्शन रिजल्ट, उसके बाद कोविड, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हुई, इंडिया वाज डूइंग वेरी वेल। हम देखेंगे कि सेंसेक्स या गिरा हुआ है या फिर बहुत बढ़ा हुआ है, और अलग अलग आप परसेंटेजेस देख सकते हो जहां सेंसेक्स बहुत बढ़ा है या बहुत गिरा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने देश भारत में आप कॉन्फिडेंस रखते हो कि ये देश अच्छा करेगा, अमंग्स द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड के हिसाब से अपना देश बढ़ते रहेगा, अपना 6.5% ग्रोथ रेट जो है, जो प्रेडिक्शन है, इट विल बी अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग्स द टॉप इकोनॉमीज। तो लॉन्ग टर्म निवेश करने में हमेशा फायदा होता है। मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, आपको एसआईपी के द्वारा ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं जब मार्केट नीचे होता है, और इसका लाभ हमेशा लोगों ने लेना चाहिए। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसआईपी चालू कब करनी चाहिए? जितना जल्दी हो सके एसआईपी चालू करनी चाहिए। जितना जल्दी चालू करेंगे उतना आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अगर आप ऐसे हो कि आपका जस्ट जॉब चालू है, आप 25 से 30 साल के उम्र के हो, आप तभी एसआईपी चालू करेंगे तो आपको अच्छा 30-40 साल का पीरियड मिलता है जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। एंड यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द एसआईपी एवरी ईयर, द वैल्यू ऑफ द एसआईपी एवरी ईयर। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका बिजनेस इनकम बढ़ता जाता है, आप उसमें ज्यादा पैसे डाल सकते हो। एंड ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है जहां पे हमने बोला है कि हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी में किया है, 1,000 रुपए अगर हम डालेंगे तो 2.4 लाख होता है, पर आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है, और अगर हमने उसको 12.62% जो पिछले 10-15 सालों में हमको मिला है, एक्चुअली 20 सालों में, वही हमने रिटर्न लेके चले, तो वही जो है 2.4 लाख जो आपने निवेश किया है, वो करीबन थोड़ा सा 10 लाख के कम 9.9 लाख हो जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल है जो हम यहाँ दर्शा रहे हैं। सिमिलर एग्जाम्पल, अगर 3,000 रुपए आपने 20 साल के लिए निवेश किया तो टोटल आपने 7,20,000 रुपए निवेश किए होंगे 20 साल में, और वो अगर देखें 2004 से लेके 2024 तक वो करीब 30 लाख से थोड़ा कम है, 29,74,000 पहुंच जाता है। तो अगेन दिस इज शोइंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और दूसरी चीज है, जैसे मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था, इट इज बीटिंग द इन्फ्लेशन रिटर्न्स वेरी वेरी कंफर्टेबली। आई थिंक ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जितना जल्दी हो सके चालू कीजिएगा। ये सवाल अगर आप 50 साल के उम्र या 45 साल के उम्र के शख्स से बात करेंगे तो वो बोलेगा मुझे तो लेट हो गया है, पर आप उनको समझा सकते हैं कि आपके बच्चे के नाम पे कर सकते हैं, या अगर 40 या 45 साल के हो तभी भी आपको एक 15 साल का टाइम मिलता है जब तक आप रिटायर ना हो जाए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है कि जितना जल्दी हो सके आप चालू कर सके। दूसरा है, जितना ज्यादा अमाउंट आप मंथली निवेश कर सके आपने निवेश करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि डिले है कि अगर मैंने 25 साल में नहीं चालू किया और 35 साल में अगर चालू किया तो उससे फर्क क्या पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है हमने कि 25 साल में अगर मुझे एक किटी करनी है, रिटायरमेंट किटी 3 करोड़ का, तो तब मुझे करीबन 5,000 रुपए निवेश करना होगा एसआईपी में। पर यही अगर मैंने 10 साल लेट किया और 35 साल में मैंने ये एसआईपी चालू की तो उसका जो है करीबन 16,000 रुपए का एसआईपी का अमाउंट हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ डिले बहुत ही महंगा रहता है। हम ये नहीं कर सकते कि हम लोग आगे जाके या डिले कर सके ये डिसीजन।
तो जितना जल्दी हो सके, और जैसे मैंने बोला कि इफ समबडी इज ऑलरेडी 40, 45 और 50 इयर्स ओल्ड, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको बच्चे के नाम पे एक एसआईपी चालू करना है, या बच्चे अगर नौकरी चालू करते हैं उनको एक डिसिप्लिन लाने की बहुत आवश्यकता है कि वो जाके एसआईपी जल्द से जल्द शुरुआत करें। तो कॉस्ट ऑफ डिले हर्ट्स पीपल अ लॉट। तो तुम्हारा जो क्वांटम है, मंथली अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ किटी, nearly doubles every 5 years. That is the situation that you have to be careful of. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब एसआईपी हम चालू करते हैं तो 20 साल 25 साल के लिए एसआईपी साइन अप करते हैं या लाइफ टाइम एसआईपी साइन अप करते हैं, पर जब मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता है, स्पेशली जैसे पिछले 5 महीने में हमने देखा है कि मार्केट्स बहुत जोर से गिरे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग डर जाते हैं और हम लोग वो अमाउंट जो है एसआईपी हम स्टॉप करते हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप एसआईपी चालू रखते हो और मार्केट नीचे गिरता है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं, और जब मार्केट रिकवरी हो जाता है वही यूनिट्स आपको बेहतर रिटर्न देते हैं। तो ये हमने चालू किया है कि 2 लोग हैं, उन्होंने एसआईपी चालू किया था 2015 में, दोनों ने 10-10 हजार रुपए का निवेश चालू किया था। पर कोरोना वायरस जब हुआ 2020 में, तब लोगों की थोड़ी सी ये हो गया था कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो पहले आदमी ने पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया था, तो उसको क्या हुआ कि जो है 8,12,000 रुपए उसको मिल गए। दूसरे ने, उसने आगे जाके एसआईपी बंद की, बट उन्होंने पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो जो पहला आदमी है उसको 8.12 लाख उनको मिले हैं एट 12.64, बट जो दूसरा आदमी है जिसने विड्रॉ नहीं किए, उसके बाद मार्केट ने तेजी देखी है, तो वो जो पैसा है वो करीबन 15 लाख रुपए हो जाता है। तो वो जो नुकसान है 8 लाख और 15 लाख के बीच में, वो ये नुकसान है कि लोगों ने जल्दबाजी में या हड़बड़ी में डर के मारे पैसे निकाल दिए थे। और मैं एक और एग्जांपल दूंगा इसके आगे, जहां तीसरे आदमी ने 10,000 कंटिन्यू रखे थे और एसआईपी बंद नहीं की थी, और पैसे एसआईपी के द्वारा कंटिन्यूअस आगे बढ़ते गए। तो अगर ये सेम एग्जांपल लेंगे, सेम रिटर्न के हिसाब से लेंगे, तो ये 22 लाख, करीबन 23 लाख के हिसाब से 22.85 लाख रिटर्न हो जाता है। तो ये क्लियरली डेटा जो है ये फैक्चुअल डेटा है। इससे एक फायदा होता है कि ये दर्शाता है कि एसआईपीज जब आप चालू करते हो तो उसको बंद नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स फॉल। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कुछ फैमिली में इमरजेंसी हो जाए, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, या आप ज्यादा एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ, जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी के लिए है, तो एक एसआईपी पॉज फैसिलिटी होती है जहां पे आप 3 महीने या 6 महीने के लिए एसआईपी पॉज कर सकते हो, उसके बाद वापस एसआईपी चालू हो जाती है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म एसआईपी के द्वारा पैसे बनाने हैं तो ये एकमात्र चीज है जहां एसआईपी को न रोकते हुए हम उसे कंटिन्यू रखें लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अगेन सिमिलर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, जहां 3 इन्वेस्टर हैं, तीनों ने 10,000 रुपए एसआईपी में किए हैं, सेंसेक्स में किए हैं 2015 से, पर ए ने पैसे निकाले, बी ने रोक दिए और सी ने कंटिन्यू रखे। तो यही जो मैंने पिछले ग्राफ में दिया था, ये आप देख सकते हो कि इसमें कितना नुकसान होता है आदमी का अगर वो रिडीम करे या बंद करे एसआईपी और कंटिन्यू रखे एसआईपी। तो होपफुली आई हैव बीन एबल टू कन्विंस यू कि व्हाई यू शुड स्टे इन एसआईपी एंड यू शुड स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म। बहुत बिजी स्लाइड है ये, बट इफेक्टिवली हम यही कहना चाहता है कि मार्केट्स जो है वो अलग अलग साइकिल्स में जाती हैं। कभी मार्केट करेक्शन होता है बहुत ज्यादा,
जैसे हम देखेंगे, अगर मार्केट साइकिल नंबर 2 का एग्जाम्पल लिया हमने, तो 25-26 हजार मार्केट था सेंसेक्स, वो सीधा आके 10,400 पे आया, 60% का नुकसान हुआ था। 13 महीने ये मार्केट नीचे था, पर अगर आपने सिप को उसमें जारी रखते थे तो आपको एक्चुअली सबसे बेहतर रिटर्न मिल जाता था। तो ये एक, इससे ये समझ में आता है, वापस वही मैं दोहराना चाहता हूं कि स्टेइंग इन्वेस्टमेंट थ्रू डाउन टर्न्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए, 20% से लेके 60% जहां मार्केट्स गिरे हैं। कभी कभी मार्केट 1 महीने में रिकवर होता है, कभी कभी मार्केट 12 महीने में रिकवर होता है। और इस पीरियड में हमने अगर जो निवेश किया था वो हमने उसको नुकसान पहुंचाया निकाल के या बंद करके, तो अपना नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तो हम ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है वो एक चीज मार्केट में हमेशा रहेगी, आगे भी जाके रहेगी। तो हमने रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से दिया है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मंथली हमने ये किया है तो आप कितने बार नेगेटिव रिटर्न्स ले सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जितना ज्यादा समय आप रखते हो तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स का जो चांस है वो कम होता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो 3 साल के रोलिंग रिटर्न में 50% ऑफ द चांस यू कैन मेक नेगेटिव रिटर्न, बट यही आप अगर 10 साल के रोलिंग रिटर्न में अगर देखोगे तो हार्डली आपका 99% पॉजिटिव पीरियड्स है। और सॉरी 50, वापस बोल रहा हूँ, 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में 51 इंस्टेंसेस है जहां आप नेगेटिव रिटर्न्स कर सकते हैं, विच इज 88% ऑफ द टाइम्स यू वुड हैव बीन पॉजिटिव। पर अगर आप 10 साल में देखोगे तो 99% ऑफ द टाइम्स हमारा पॉजिटिव रिटर्न आने का। तो जितना ज्यादा देर तक आप पैसा रखोगे डिस्पाइट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, आपको उतना फायदा होगा। तो लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड, लेसर इज द चांस ऑफ यू मेकिंग लोअर रिटर्न। ये स्लाइड ये दर्शाता है। तो जैसे मैंने कहा था, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और काफी लोग एक चीज भूल जाते हैं, हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन पे काफी फोकस करते हैं, बच्चों के वेडिंग पे काफी फोकस करते हैं, पर बहुत कम ऐसा होता है जो हम अपने रिटायरमेंट के लिए फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने अलग अलग गोल्स के लिए सिप चालू करना चाहिए। और रिटायरमेंट क्यों, और इसके पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि जैसे अपने बच्चे बड़े होते जाते हैं, आजकल ऐसा नहीं है कि बच्चे सेम सिटी में रहेंगे पेरेंट्स के यहाँ। तो आप देखते हो कि पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बच्चे अलग सिटी में काम कर रहे हैं या अब्रॉड गए हैं। तो अपना खुद का रिटायरमेंट हम लोगों ने मैनेज करना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटायरमेंट के लिए अगर समझो हमने एक बड़ा अमाउंट लिया है 13 करोड़ का, तो ये इतना बड़ा नहीं दिखता है। अगर आपने 35 साल के लिए 20,000 रुपए के करीब निवेश किया तो उतना आपको पैसा मिल सकता है, सिमिलर 12.6% के हिसाब से। तो आप अलग अलग गोल्स रख सकते हो। कोई बोलेगा नहीं मुझे 5 करोड़ बहुत है, कोई बोलेगा 10 करोड़ अच्छा है मेरे लिए। अलग अलग गोल्स होते हैं। तो आप प्लीज आपका जो सलाहकार है जो आपको मदद करता है ये डिसीजन लेने में, जैसे एनजे के इतने सारे सलाहकार होते हैं जो आपको मदद करते हैं, तो वो पार्टनर्स से आप बात कीजिएगा। It is important to plan very well in terms of ensuring that we have all. ये चीज मैंने शुरुआत में दर्शाई थी। सिप टॉपअप का मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं अपनी आमदनी बढ़ती जाती है, अपना बिजनेस इनकम बढ़ता है, अपनी सैलरी बढ़ती है। तो जो शुरू में हमने समझो 3,000 या 5,000 का SIP किया था वो हम कंटिन्यू नहीं रख सकते, हमने उसको बढ़ाना चाहिए हर साल। तो इससे भी फायदा होता है, आपके जो गोल्स होते हैं वो नजदीक आते जाते हैं, बिकॉज आप ज्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज समथिंग लाइक अ SIP टॉपअप विच इज देयर। आजकल बहुत सारे बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, तो आज उसकी कीमत अच्छे कॉलेज में जाने की 50 लाख है।
यही 5 साल बाद शायद 70 लाख के करीब हो सकती है। तो उसके लिए प्लान करना पड़ता है। गाड़ी खरीदनी है, आज एक 15 लाख की गाड़ी 5-7 साल बाद करीब 24 लाख की हो सकती है, आपको शायद बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हॉलिडे हो, फॉरेन या डोमेस्टिक, एजुकेशन हो, कार हो, वी हैव टू एंश्योर दैट वी डू गुड प्लानिंग। और इसके लिए लाइफ गोल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग आजकल घूमना चाहते हैं, हम सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग भी थोड़ी दुनिया देख लें अभी। तो लाइफ गोल्स ये बहुत क्रिटिकल होता है, और जब हम ठीक से प्लान करते हैं और एसआईपी के द्वारा निवेश करते हैं, हमारी जैसे बोलते हैं गोल्स अचीवमेंट में हम लोग सफल हो जाते हैं। तो वापस यही एग्जाम्पल है कि अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, और अलग अलग गोल्स के लिए ठीक से प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो विद दैट I will stop here and will be very happy to take questions. Thank you so much for listening to me. Yeah, thank you Kailash sir for your very generous presentation, and I think so आपने SIP को पूरा पोस्टमार्टम करके समझा दिया कि SIP के जो बेसिक, आई थिंक जितना लोग SIP के बारे में सुनते हैं वो SIP की कितनी खूबियां हैं वो आपने एक एक स्लाइड में इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है। आई थिंक सो दिस विल हेल्प एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड SIP इन अ मोर बेटर वे। एंड आई थिंक जो आपने बताया उसमें हमें यही समझ में आया सर कि जो आप बोलना चाह रहे हो वो ये है कि SIP करना जरूरी है, बट SIP को थोड़ा लंबे समय के लिए करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो रियल बेनिफिट आपको जितना बड़ा लंबा समय होगा, जितना आप ज़्यादा वक्त दोगे उस पैसे को ग्रो करने के लिए। आपके एग्जाम्पल्स में भी कुछ वैसे ही था कि 3 दोस्तों ने, एक ने SIP बीच में बंद कर दी तो उसका 8 लाख रुपए बनता है, एक ने बंद कर दी पर पैसा निकाला नहीं तो करीब 15 लाख रुपए बन रहा है, और इसने एक ने कंटिन्यू किया बुरे वक्त में भी तो उसको करीब 22 लाख रुपए बनता है। तो 8, 15 एंड 22 लाख, राइट, तीनों ने SIP की थी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लंबे समय तक चलाइए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मार्केट का अपना नेचर है, एंड वो नेचर की वजह से ही हम पैसा बना पाते हैं, दैट इज अ फैक्ट, राइट। सो सर कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, मैं उसमें से कुछ 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ऐसा आया है कि सर जैसे जैसे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, राइट, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों का सेविंग हैबिट्स भी बढ़ सकता है, सेविंग करने के लिए कैपेसिटी भी बढ़ेगी, दैट इज अ फैक्ट। तो हम सब, हमारे लोग, हमारे इन्वेस्टर्स पैसा तो लगा ही रहे, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हमारी इकोनॉमी में कैसे फायदे होते हैं, मतलब कैसे हम उस चीज को देखते हैं कि दैट विल हेल्प अस टू गेट मोर रिटर्न इन कमिंग टाइम्स। हाँ जी, तो ग्लोबल एक स्टैटिस्टिक्स है जो बोलते हैं कि जब $2,500 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का जब बढ़ जाता है तो वो देश जल्दी ज्यादा तरक्की करता है, बिकॉज हर एक फैमिली में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब अपना देश $1,500 का पर कैपिटा था तब लोगों को दाल रोटी चावल इंपॉर्टेंट था, और उतने ही पैसे रहते थे जो बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। बट जैसे जैसे तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो होती है आपके खर्चे उतने नहीं बढ़ते हैं, तो आपका जो एक्सपेंस स्ट्रक्चर है वो इतना नहीं बढ़ता है। तो क्या हो जाता है कि जब आपका समझो, और मैं अभी पर कैपिटा से थोड़ा मैं अलग लेके एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूं, जो इंडियंस को, डॉलर में नहीं बोलूंगा मैं, रुपी में बोलूंगा, कि आपकी अगर सैलरी 25,000 हो तो आपका जो घर चलाने का खर्चा है, चाहे वो वेजिटेबल्स खरीदने हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, OTT का बिल हो,
कुछ EMIs होते हैं, तो ज्यादा सेविंग के लिए आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। पर यही अगर आपका 40,000, 50,000, 60,000 की सैलरी या टोटल इनकम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक्सपेंसेस 25,000 से भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हैं। समझो पहले 20,000 के एक्सपेंसेस थे, अभी वो 20 के 30,000 हो जाएंगे, तो 60,000 के सैलरी में आपका 30,000 का सेविंग हो जाएगा। तो ईच पर्सन, अभी जब पैसा एक्स्ट्रा होता है तो लोग क्या करते हैं, दो ही चीज कर सकते हैं, या वो खर्चा कर सकते हैं या वो सेव कर सकते हैं। खर्चा जब करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाता है। तो आप कुछ चीजें खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, टेलीविजन खरीद रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो ओवरऑल इकोनॉमी बेनिफिट होता है। और अगर आप निवेश कर रहे हो तो फाइनेंशियल बेनिफिट आ जाता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो पर कैपिटा बढ़ने से, और डेटा ये कहता है कि 2,500 के बाद जब कोई भी कंट्री टच करता है 2,500, तो द कर्व इज एब्सोल्युटली लाइक अ जे कर्व, हॉकी स्टिक बोलते हैं उसको। तो दैट इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डू वेरी वेरी वेल। और हमने ये देख रहे हैं हम इंडिया में कि पिछले 5 सालों में हमारा पर कैपिटा इनकम अभी ग्लोबल एवरेज माने 2,000 2,500 के आसपास आ गया है। और यहाँ से जैसे जैसे बढ़ेगा अपना देश उतना तरक्की करेगा। दूसरा सर, हम लोग SIP पे काफ़ी चर्चा की है, आपने काफ़ी डेटा दिखाया और आपने ये भी बताया कि वेरियस गोल्स के लिए लोग SIP करना चाहिए लोगों को, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हो, उनकी शादी के लिए खर्चा हो या खुद का रिटायरमेंट हो। पर आपने SIP को बहुत अच्छे से कोरिलेट किया कि छोटे गोल्स होते हैं, किसी के 3 साल 5 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है या फॉरेन हॉलिडे पे जाना है। सो SIP इज़ फिट फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल गोल, ऐसा हम मानते हैं, राइट? तो किसी बराबर। ने एक सवाल किया है कि जब हम SIP करते हैं तो वी डू SIP ऑफ डिफरेंट फंड्स आल्सो, राइट? तो हमें क्या डिमार्केशन करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फंड हमने बच्चे के एजुकेशन के लिए रखा है, यहाँ पे मैं इस पैसे को अगले 18 साल नहीं निकालूंगा, ये पैसा हम अपने रिटायरमेंट के लिए रखा है तो इसको मैं एक लंबे समय तक चलाऊंगा। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है सर कि गोल बेस्ड SIP की जब बात करते हैं तो हमें क्लियरली डिमार्केशन करना चाहिए, दैट विल रियली हेल्प अस टू इमोशनली हमें अटैच करके रखने के लिए? इज इट? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि देखो, कोई भी इंडियन है, या चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, हम लोग जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं या फैमिली के लिए करते हैं। ये एक इंडियन होने का एक बहुत बड़ा अपने DNA में, अपने कल्चर में है ये। तो जब हम एक फंड ये बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे के पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के फीस के लिए मैंने रखा है, जनरली मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैंने हाथ लगाया तो शायद उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के फीस में भर नहीं पाऊंगा आगे जाके 20 साल के बाद। तो अगर आप ये निश्चित तय कर सकते हैं, या एक या दो स्कीम या एक या दो फंड में आप पैसे निवेश करें और गोल बेस्ड उसको फोकस करें, तो आई थिंक ये सबसे बढ़िया चीज होती है। बिकॉज आपको पता है कि वो हमने तोड़ा तो अपना गोल का नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने एक आइडेंटिफाइड स्कीम या आइडेंटिफाइड फंड लेके एक गोल के हिसाब से ये करना चाहिए। तो अगर आपके 5 गोल है तो आप 5 फंड सिलेक्ट कीजिएगा, और अलग अलग गोल के लिए अलग अलग फंड सिलेक्ट कर सकते हैं आप। राइट। सो इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करता हूँ सर, बी एट NJ हमने हमारे सारे निवेशकों के लिए एक यूटिलिटी दी है। आप सभी लोग अपने NJ वेल्थ अकाउंट, यदि आपने NJ वेल्थ अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया है, या आप हमारे एडवाइजर्स की मदद से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से जब भी हमारे साथ ऑनबोर्डिंग करेंगे, तो आपको आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी में एक फैमिली नीड यूटिलिटी करके हम लोगों ने एक यूटिलिटी दी है, जहाँ पे आप अपने गोल्स को क्लियरली डिमार्केट कर सकते हो एंड